हाय। आज 19th ऑफ अगस्त 2020 है और आज ये 25 एमसीक्यूज़ हैं जो हम नेक्स्ट 30 मिनट्स में सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस डेज के एमसीक्यूज़ हैं आफ्टर दिस सेशन मैं उनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अभी शेयर कर दूंगा। एंड आर्ट एंड कल्चर का भी बुक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th। ये बुक कंप्लीट होते ही हमारा 9th 10th 11th और 12th कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स मतलब फाउंडेशन रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेवल का जो है सिलेबस वो पिक करेंगे। सो 9th 10th 11th 12th कवर ऑल दीज एनसीईआरटी बुक्स। सो लेट अस सॉल्व दीज एमसीक्यूज। पहला जो सेक्शन है वो है पॉलिटी। पॉलिटी अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है दिस प्राइवेसी। प्राइवेसी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट माना जा रहा है। जैसे सरकार कोविड-19 के केसेस में एप्लीकेशंस आते हैं बहुत सारे, देन चाइनीज़ एप्लीकेशंस बैन हुए हैं। तो ये जो राइट टू प्राइवेसी है इसके रिलेटेड एक केस आया था पुट्टा स्वामी जजमेंट। रीसेंट पुट्टा स्वामी जजमेंट, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन के अंदर ये फंडामेंटल राइट माना जाएगा? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21? तो सी, आर्टिकल 21 हमें पता है, 14 हमें पता है इक्वालिटी होता है, 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच और 21 है दिस राइट टू लाइफ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज दिस सी, 1, 3 एंड 4। 14 इक्वालिटी, 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच और 21 है राइट टू लाइफ। तो फंडामेंटल राइट है दिस राइट टू प्राइवेसी अंडर दीज 3 आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू दिस पुट्टा स्वामी जजमेंट। So the right answer is this C. Next question. Consider the following statement regarding no confidence motion. No confidence motion हमें पता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और दिस जुडिशरी। ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं दिस लेजिस्लेचर के लिए, मतलब लोकसभा के लिए। अगर लोकसभा को कॉन्फिडेंस नहीं रहा सरकार में, एग्जीक्यूटिव में, तो सरकार गिर जाएगी। तो उसके लिए आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। कम से भी कम 50 लोगों का इसमें अप्रूवल चाहिए होता है, तब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन फ्लोट होता है। तो क्या ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में तो इलेबोरेट प्रोविजन सारे दिए हुए हैं कि कैसे सरकार चलेगी, एग्जीक्यूटिव रोल ऑफ दिस लेजिस्लेटिव एंड ऑल। तो क्या ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? स्पेशल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के टाइप्स होते हैं, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आई एक्सप्लेन कि ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, देन मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल। एनसीईआरटी 11th में भी इसे हमने पढ़ा है। तो क्या इसमें एक स्पेशल मेजॉरिटी है? बिकॉज ये स्पेशल मोशन है, तो क्या यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी? सरकार को गिराना है, इम्पीचमेंट तो हमें पता है, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी टाइप ऑफ चीज़ चाहिए होती है, जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस का इम्पीचमेंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो मुद्दा है दैट इज़ अबाउट दिस कॉन्फिडेंस। मतलब लोकसभा के अगर जो मेंबर हैं इसमें अगर आधे लोगों में जो वोट कर रहे हैं और हाफ ऑफ द पीपल को अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आप पे, मतलब दैट इज़ अ बिग थिंग, तो तुरंत रिमूवल होता है सरकार का। तो ये सिंपल मेजॉरिटी से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। सो द राइट इज ए, 1 ओनली। देन अच्छा, और इट इज़ नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ये रूल बुक में दिया हुआ है बट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दिस इज द थर्ड वन, ऑथोराइजेशन ऑफ द विड्रॉवल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमारा एक बैंक बैलेंस होता है, बैंक अकाउंट होता है, ऐसे सरकार का बैंक अकाउंट होता है दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड होते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड जो होता है ये मेन फंड होता है। ज़्यादातर जो टैक्स का पैसा और ग्रांट्स, ये सारी जो भी पैसे आते हैं मोस्ट ऑफ देम, वो सारे जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब इससे पैसा विड्रॉ करना है, तो पैसा विड्रॉ करना इज़ नॉट लाइक एग्जीक्यूटिव तुरंत पैसा विड्रॉ कर लेंगे। एक इलेबोरेट प्रोसीजर दिया होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ करने के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज दिस बी, पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ करने के लिए। बी इज द राइट आंसर। फोर्थ, ये अभी कोविड-19 के कारण एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है।
एक ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ये जो एक्ट है, ये लेजिस्लेशन है, इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ने टू काउंटर, स्टॉप करने के लिए। ये ब्यूबोनिक प्लेग एक बहुत बड़ा डिसीज था, एपिडेमिक था। इसको स्टॉप करने के लिए ये लेके आए थे 97 में, जो स्प्रेड हुआ था अर्स्टवाइल बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ये बिल्कुल करेक्ट है। ओनली स्टेट हैज़ पावर अंडर द एक्ट टू प्रोवाइड फॉर नेसेसरी मेजर्स इन केस ऑफ एन एपिडेमिक डिसीज आउटब्रेक। नाउ ये इस पे कन्फ्यूजन इसलिए होता है बिकॉज हमने देखा था कर्नाटका का केस या फिर महाराष्ट्र का केस, तो वहाँ पे सरकार सेंट्रल दे रही थी एनडीएमए और इनके थ्रू दिस लॉकडाउन एंड ऑल मेजर्स कर रही थी। इन्होंने इंटर स्टेट जो माइग्रेशन है उसको भी स्टॉप कर दिया था। दिस कर्नाटका एंड केरला ने, इन दोनों के बीच में उन्होंने इसको साइड किया था। स्टेट ने बोला था हमारे पास ये पावर है एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंदर, बट यहाँ लिखा है ओनली, सो दैट इज वाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। राइट आंसर इज ओनली ए। सेंटर को भी, जैसे कुछ शिप्स एंड ऑल है, उनका शिपमेंट हो रहा है बाहर, स्टेट्स के साथ वो एसोसिएटेड है, तो सेंटर को भी सम प्लेसेस में यहाँ पॉसिबल है कि वो इस एक्ट के थ्रू सर्टेन मेजर्स ले सकता है, नेसेसरी मेजर्स। सेंटर कैन ऑल्सो डू दैट। सो दिस इज ओनली नहीं होगा, सेंटर भी होगा। द राइट आंसर इज ए। ये फिफ्थ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिल पेंडिंग द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स प्रोरोगेशन। अब हमें पता है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, हमें बजट सेशन पता है, देन फिर इसके बाद आता है मॉनसून और फिर विंटर सेशन भी होता है। अगर कोई बिल पेंडिंग है लोकसभा में तो क्या वो लैप्स हो जाएगा उसके प्रोरोगेशन में? देन स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द पावर टू एडजर्न द हाउस साइन डाइन। एडजर्न का मतलब होता है मीटिंग हो रही है, अब वो मीटिंग अभी के लिए ओवर कर दिया, हम बाद में मिलेंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे, 3 घंटे बाद मिलेंगे, आफ्टरनून सेशन में मिलेंगे, तो ये एडजर्न होता है कि हाउस इज एडजर्न, ऐसे बोलते हैं स्पीकर और या चेयरमैन, हाउस इज एडजर्न। साइन डाई लग गया है मतलब इनडेफिनेट है, वो कब मिलेंगे वो खुद बाद में डिसाइड कर लेंगे, फिक्स नहीं है। अगर फिक्स्ड है तो वो बोलेंगे हाउस इज एडजर्न टिल आफ्टरनून, हाउस इज एडजर्न दिस 24 दिस 1400 आवर्स के लिए। तो ये साइन डाई है और इसमें यहाँ पे पावर है। प्रोरोगेशन जो होता है तो इट इज ओनली द प्रेसिडेंट हु कैन समन द लोकसभा। प्रोरोगेशन होता है मतलब एक सेशन जो है, से मॉनसून सेशन है, ये ओवर हो गया तो दैट इज कॉल्ड दिस प्रोरोगेशन। अब जो नेक्स्ट आएगा वो से विंटर या दूसरा सेशन आएगा, और जब ये सेशन होगा तो प्रेसिडेंट वहाँ पे समन करते हैं। तो द राइट आंसर इज दिस सी, 2 एंड 3। जो बिल पेंडिंग ऑन द लोकसभा होते हैं लैप्सेज ऑन इट्स प्रोरोगेशन, नो, प्रोरोगेशन में लैप्स नहीं होते हैं, डिसोल्यूशन में लैप्स होते हैं। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है जो बिल से रिलेटेड होता है कि बिल कब लैप्स होगा कब नहीं होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर लोकसभा का टच आ गया है वहाँ पे तो बिल लैप्स होगा अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी। जब भी बिल पे टच आ गया है प्रेसिडेंट का नाम अगर कहीं पे भी आ गया ना, वो बिल कभी लैप्स नहीं होगा नो मैटर व्हाट, अगर प्रेसिडेंट का हाथ वहाँ पे लग गया है, बिकॉज हम ऑनर करेंगे प्रेसिडेंट इज देयर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज देयर। तो अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो गई और अगर प्रेसिडेंट का नाम लिखा है वहाँ पे तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। प्रेसिडेंट ने कंसिडरेशन या एनीवे प्रेसिडेंट इज इन्वॉल्व देन बिल विल नॉट लैप्स, अदरवाइज बिल लैप्स होगा। बट प्रोरोगेशन पे लैप्स नहीं होता है, डिसोल्यूशन पे लैप्स होता है। सो द राइट आंसर इज दिस सी, 2 एंड 3। नाउ दीज आर क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। सी हम एवरी डे ये 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कवर लॉट मैनी क्वेश्चंस। हम ग्रेजुअली अपना दिस लेवल एंड पेस ये इंक्रीज करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल, ये फेवरेट टॉपिक है, क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉट अ क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तमिल है, संस्कृत है, प्राकृत है, मलयालम है। व्हाट इज द राइट आंसर? प्राकृत को नहीं माना गया है क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज में। लेटेस्ट कौन सी लैंग्वेज है जिसको इंक्लूड किया था हमने क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज की लिस्ट में? आंसर दिस क्वेश्चन, लेटेस्ट कौन सी लैंग्वेज है क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस में? सो द राइट आंसर इज दिस सी, यहाँ नॉट लिखा है। ऑल्सो अभी हमने 2019 का पेपर सॉल्व कर लिया है। आई ऑल्सो स्टार्ट पोस्टिंग आंसर ऑफ 18, 17, 16, 15 ऐसे रिवर्स में। आई डू दैट, विल बिगिन इट वेरी सून। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? अभी एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, वर्नाक्यूलर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है कि आपकी लोकल रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो ब्रिटिशर्स भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे बिकॉज जो रीजनल पेपर्स होते थे से बंगाली में, मराठी में, ये अक्सर क्रिटिसिज्म करते थे ब्रिटिशर्स का ओपनली अपने न्यूज़पेपर में।
तो इनको इन्होंने सोचा बैन कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको मुश्किल कर देते हैं पेपर निकालना। बहुत सारे पेपर ऐसे होंगे जैसे अमृत बाजार पत्रिका, वो रातों रात बंगाली से इंग्लिश हो जाएगा पेपर। तो ये आएगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। ये आया था लिटन ने अराउंड 78 समथिंग, और फिर ये रिपन ने इसको रिमूव किया था। तो रिपन को फिर दिस लिबरेटर ऑफ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी कहा गया है। सो दिस इज 7th। ये 8th है। करेक्ट अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के अंदर 3 बड़े मूवमेंट हुए, एक एनसीएम हुआ, फिर एक हुआ सीडीएम, एक एनसीएम, फिर एक हुआ सीडीएम, फिर एक हुआ क्विट इंडिया। इसको भी हम लेट्स कंसिडर, ये तीनों गांधी जी के अंदर हैं। ये 1920 समथिंग फेज में इनिशियल, ये 1930 समथिंग फेज में इनिशियल, और ये 1940 समथिंग फेज में इनिशियल। अप्रॉक्सीमेटली ये 10-10 साल में ऐसे 3 बड़े मूवमेंट होंगे। तो व्हाट इज द राइट आंसर? रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट क्या था? ना वकील, ना दलील, ना अपील, सीधा जेल में डालेंगे। जलियांवाला बाग मैसाकर, ये बहुत अनफॉर्चुनेट ये चीज़ हुआ था। अदर फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशंस थे। तो क्या ये रीज़न थे बिहाइंड द मूवमेंट? यस, ये भी एक रीज़न थे। मास, यस, जितना सपोर्ट मिला था एनसीएम को उतना शायद ही बाद में किसी मूवमेंट को मिलेगा। वाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी यहाँ पे एनसीएम का सपोर्ट किए थे। चौरा चौरी इंसिडेंट था रेस्पॉन्सिबल फॉर विड्रॉवल ऑफ द मूवमेंट। यस, ये जो मूवमेंट था ये था नॉन वायलेंस पे बेस्ड, और यहाँ पे वायलेंस हुआ। तो गांधी जी ने कहा था कि अभी कंट्री रेडी नहीं है दिस टाइप के मूवमेंट के लिए, तो उन्होंने इसे विड्रॉ कर दिया। एक और रीज़न ये भी था कि फटीग भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्केल पे टॉप गियर में हम चलना मुश्किल है, मास जो होती है वो थक जाती है। सो दिस वॉज ऑल्सो वन रीज़न। राइट इज डी। नाउ 9th। ये 2 इवेंट्स हैं, एक तो ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ, फिर ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ये बैटल ऑफ पानीपत की, ये तीनों लड़ाइयाँ हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में। बैटल ऑफ प्लासी जो अक्सर ऐसा बोला जाता है कि ये नकली लड़ाई थी, फार्स था। एक्चुअली में तो लड़ाई हुई नहीं, पहले से पूरा इनका सेटिंग हो गई थी कि ये लड़ाई होगी ही नहीं, बस एक फार्स है। तो उसका रीज़न क्या है? जो बैटल था इसमें इंग्लिश ने डिफीट कर दिया था दिस नवाब सिराजुद्दौला को, बंगाल का। रीज़न क्या था इसका? इंग्लिश फोर्सेस वर मच स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ द नवाब, ऐसा कहना करेक्ट नहीं होगा। नवाब भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। क्लाइव जो था, ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये वेरी कनिंग थे। कॉन्स्पिरसी किया इन्होंने। नवाब जो कमांडर इन चीफ मीर जफर था और वहाँ के बैंकर थे जगत सेठ एंड ऑल, उनको पहले ही खरीद लिया अपने तरफ। तो वो नवाब सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई नहीं किया और फिर ये नवाब हार गया सिराजुद्दौला। तो दैट इज़ वाई इसको फार्स बोला जाता है। तो द राइट आंसर इज दिस बी, क्लाइव कॉन्स्पिरेसी नवाब के कमांडर से। तो नवाब तो लड़ने आया बट इसकी फोर्स लड़ने नहीं आई। देन दिस इज 10th। हम हमेशा से बोलते आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम खुद डिसाइड करेंगे, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। हम बहुत सारी रिपोर्ट्स लेके आएंगे, देन चैलेंजेस भी होंगे, फिर हम उस पर वर्क करेंगे। द होल आइडिया इज़ कि हमको सोवरेन बनना है, हम खुद का डिसाइड करेंगे फेट एंड फ्यूचर। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी 1928 में आई थी, बट इसने क्या रिकमेंड नहीं किया था? नॉट, यहाँ नॉट लिखा है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यस, इंडिया क्योंकि हमेशा बहुत बड़ा कंट्री रहा है तो हम हमेशा फेडरल इंक्लिनेशन रखेंगे। फेडरल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, ये तो अच्छी बात है, इलेक्टेड होनी चाहिए प्रोविंसेस में, तो ये भी होगा। प्रोविजन ऑफ सिविल लिबर्टी, यस, यहाँ सिविल जो जनता होती है उनको सर्टेन राइट्स होने चाहिए, सिविल लिबर्टी होनी चाहिए। डायआर्की का जो सिस्टम है वो होगा या नहीं होगा, ये फेलियर है। डायआर्की जो था ना, ये फेलियर था। 1999 में जैसे डायआर्की इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसको ये साइमन कमीशन भी बोलता है डायआर्की इज़ नॉट डूइंग वेल। तो डायआर्की मतलब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो रिजर्व हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के पास रिजर्व्ड है, और कुछ ये लेजिस्लेचर की हेल्प से वो वर्क करेगा। गवर्नर को स्पेशल पावर दिया गया था। तो जो डायआर्की है, डायआर्की का एस्टैब्लिशमेंट इस बात पे नहीं था, नॉट रिकमेंडेड। इवन साइमन कमीशन भी बोलेगा डायआर्की नहीं। तो डायआर्की जो था ये एक्सपेरिमेंट था, सक्सेसफुल नहीं रहा इतना प्रोविंसेस में डायआर्की सिस्टम। तो द राइट आंसर इज दिस सी, ये रिकमेंड नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 11। आज ज्योग्राफी का पहला सवाल है, इंटर टाइडल जोन्स। इंटर टाइडल मतलब, इंटर जब भी आता है उसका मतलब है बीच, टाइडल जोन्स मतलब बीच, मतलब ये हिंदी वाला बीच, दिस इज दो के बीच में। इंटर टाइडल जोन्स, इंटर टाइडल जोन्स मतलब जब टाइड आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, फिर टाइड कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये जो एरिया होगा ना, दैट इज कॉल्ड इंटर टाइडल जोन। इंटर टाइडल जोन में मैनग्रोव पॉपुलेशन बहुत होती है। इट इज़ अबेंडेंट इन न्यूट्रिएंट। फ्रेश वाटर, जो ये फ्रेश वाटर कैसे हो सकता है, समुद्र का पानी आ रहा है यहाँ पे। इट इज़ नॉट टच्ड बाय इधर हाई और लो, तो फिर ये इंटर नहीं होगा।
ये सेडिमेंट फ्री जोन होगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सेडिमेंट्स नहीं हो, अक्सर जो बे होती है यहाँ पे रिवर्स भी आती हैं, सेडिमेंट्स भी आते हैं, तो सेडिमेंट्स तो होंगे। सो द राइट आंसर इज दिस अबंडेंट एंड न्यूट्रिएंट। और यहाँ लिखा है पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन तभी बढ़ेगी जब न्यूट्रिएंट्स होंगे वहाँ पे, तभी तो ग्रोथ सस्टेनेबल होगा। सो द राइट आंसर इज दिस ए। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजी मतलब दिस इकोलॉजी, सक्सेशन मतलब एक को दूसरी चीज रिप्लेस कर रही है, सक्सेशन हो रहा है। जैसे आपका टेन्योर होता है, आप एक डिस्ट्रिक्ट में दिस पोस्टिंग हुआ, फिर आपका सक्सेसर आएगा, वो आपको रिप्लेस करेगा, देन यू विल मूव अहेड। सो दिस इज सक्सेशन। सक्सेशन जब भी होता है तो क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होता है। नीश डेवलपमेंट, नीश मतलब होता है एक स्पेसिफिक रोल है आपका सोसाइटी इकोलॉजी में, नीश। इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब। तो बताइए जब सक्सेशन होगा तो क्या होगा। तो जब सक्सेशन होता है तो यूजुअली क्या होता है, जो स्पीशीज होती है इनका क्लाइमैक्स आता है, देन फिर एक नया स्पीशीज उसको रिप्लेस करती है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। करेक्ट आंसर बताना है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब, बिकॉज इनिशियल टाइम है, बड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा एवरीथिंग, इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब। डिक्रीज्ड नीश डेवलपमेंट, नीश मतलब होता है स्पेसिफिक रोल। ये जब क्लाइमेक्स में होता है ना, तो क्लाइमेक्स आ गया है मतलब हर चीज सेटल हो गई है, हर एक का रोल फिक्स्ड हो गया है। तो शुरुआत में रोल फिक्स नहीं होता है, शुरुआत में ये इंक्रीज होता है, तो ये भी इंक्रीज नीश डेवलपमेंट होना चाहिए, जो नहीं लिखा है। तो द राइट आंसर इज दिस 1 एंड 3, बी 1 एंड 3। अब ये 13th है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट्स, स्ट्रेट्स क्या होता है, एक नैरो वाटर बॉडी है, ओशन O1, ओशन O2, C1 S1, वाटर बॉडी B1, वाटर बॉडी B2, इसको कनेक्ट कर रही है ये बॉडी, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट, स्ट्रेट होती है। ये सारी जो स्ट्रेट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिब्राल्टर स्ट्रेट ये कहाँ पर है, ये है स्पेन और मोरक्को, यस। गिब्राल्टर स्ट्रेट है, ये यहाँ पर है, सी ये लिखा है ना गिब्राल्टर। यहाँ पे है दिस अटलांटिक, और ये है मेडिटेरेनियन, और ये ऊपर स्पेन है, नीचे मोरक्को है, तो दैट इज ट्रू, ये करेक्ट है। बेरिंग स्ट्रेट है सुमात्रा और मलेशिया। बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पर है, बेरिंग स्ट्रेट देखें तो ये हम रशिया की तरफ जाएंगे, यहाँ पे ये बेरिंग सी है, दिस इज बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट तो यहाँ पर है, दिस रशिया की तरफ है, अमेरिका एंड दिस रशिया। तो सुमात्रा तो है नहीं, मलेशिया भी नहीं है, तो ये गलत है। अब आता है मैजेलान स्ट्रेट। मैजेलान स्ट्रेट कहाँ पर है, मैजेलान स्ट्रेट है अगर हम साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं, साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ कहीं ये मैजेलान स्ट्रेट आती है, चिली और यहाँ पे दीज आइलैंड्स। सो दिस इज मैजेलान स्ट्रेट, इधर कहीं मैजेलान स्ट्रेट आएगी अभी। ओके, सो द राइट आंसर इज दिस बी, ये भी करेक्ट है। और ये जो बास स्ट्रेट है ये तो हमें पता है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मान। वेयर इज तस्मान, तस्मान है यहाँ पे साउथ में, ये तस्मान सी है, ये तस्मानिया है, रिकी पॉन्टिंग, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ये तस्मानिया है और ये है ऑस्ट्रेलिया, और इनके बीच में ये जो नैरो वाटर बॉडी है दैट इज तस्मानियन दिस बास स्ट्रेट। सो इधर गलत क्या हुआ, ये बेरिंग गलत है, सुमात्रा मलेशिया नहीं होगा। ये सवाल है आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन का अरेंज करना है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर। इंडियन ओशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का बैकयार्ड है ये। सीशेल्स है, मालदीव्स है, रीयूनियन है और मॉरिशस है। तो इसमें आप बताइए साउथ टू नॉर्थ। अब देखिए रीयूनियन जो है ना, ये तो होगा सबसे साउथ में, लेट अस सी। ये है दिस हियर, ये है मेडागास्कर, देन ये इंडियन ओशन में अगर हम आए, सी ये मॉरिशस है, मॉरिशस के नीचे आया है ये रीयूनियन, तो सबसे साउथ में क्या है, रीयूनियन। ये मेडागास्कर है, पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर, यहाँ वाले, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज मिलती हैं। तो ये रीयूनियन है, रीयूनियन के ऊपर मॉरिशस आता है, मॉरिशस के ऊपर हम आएंगे तो ये सीशेल्स है, ओके। और मालदीव्स तो काफ़ी ऊपर है, इंडिया के यहाँ प्रॉक्सिमिटी है मालदीव्स की, दिस इज मालदीव्स, ओके, दिस इज मालदीव्स, ये मालदीव्स है, दिस इज सीशेल्स लेफ्ट में, ये मॉरिशस है, फिर ये रीयूनियन है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट कोड होगा ए। सबसे नीचे है रीयूनियन, रीयूनियन के ऊपर है मॉरिशस, फिर उसके ऊपर है सीशेल्स, फिर उसके ऊपर है दिस मालदीव्स, ये साउथ टू नॉर्थ जमा है। अब ये है इंडियन दिस मॉनसून के बारे में, एनसीईआरटी बहुत अच्छी है इसकी 11th की। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ मॉनसून इन इंडिया। Easterly jet stream is responsible for the burst of monsoon in India. ITCZ from equator towards the North Indian plain during summer withdraw the westerly jet stream.
I keep on looking for so many MCQs, different examination, previous year paper. I'm yet to find an MCQ जो इस इंडियन NCERT जो है 11th-12th की उससे सॉल्व नहीं हो पाए. These are so good. ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है NCERT की बुक्स में. सी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जैसे ये इंडिया है, ये यहाँ पे एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऐसे बनती है. ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब बनती है तो इससे क्या होता है, ये बर्स्ट होता है, मानसून अचानक से ट्रिगर होता है. तो ये करेक्ट है. ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम रेस्पॉन्सिबल है फॉर द बर्स्ट ऑफ मानसून इन इंडिया. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. जेट स्ट्रीम क्या होती है, ये थोड़े हाइट पे होती है. ये ऐसे गार्लैंड टाइप अगर हम बोल सकते हैं, ये ऐसे गार्लैंड टाइप ऊपर हो रहा है. अब एक जो जेट स्ट्रीम आ रही है, हम डिटेल में देखें तो ये तिब्बतन प्लेटू आता है, ये बाइफरकेट हो जाती है और फिर ये इधर साउथ में आ जाती है. फिर ITCZ क्या होता है, ये इक्वेटर होता है. दिस इज ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. सन ऊपर की तरफ मूव होगा तो ये भी ऊपर की तरफ मूव होगा. ITCZ ऊपर मूव होगा तो ये जो जेट स्ट्रीम का सदर्न पार्ट है, नॉर्थ इंडियन प्लेन तक जो होता है, समर में जैसे ही ITCZ ऊपर होता है ये यहाँ से विड्रॉ हो जाता है और ये हेल्प करता है मानसून लाने में. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी. बिकॉज यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट. दैट इज वाई मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया था. आई वॉन्टेड टू शो यू कि ये ध्यान रखना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है. यहाँ पूछा है इनकरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट. तो नीदर वन नॉर टू, बिकॉज दीज टू आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो द राइट आंसर इज दिस, डी. इनकरेक्ट पूछा है अबव स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है. ओके, देन अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स में. ये टर्म बहुत न्यूज़ में है अभी, फोर्स मेजर. ये टर्म जो है वो अभी इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज कोविड-19 के कारण बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टर्म्स कंडीशंस हैं, वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. तो ये न्यूज़ में एवरीडे आता है. इसका जो पहला स्टेटमेंट है, जनरली ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप में अग्रीमेंट हुआ, फिर ये हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रीच हो रहा है क्या. अनफोर्सिएबल सर्कमस्टेंसेज हैं, जैसे कोविड-19 के कारण हम प्रिवेंट कर रहा है फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. इसमें एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल डिजास्टर, ये सारी चीज़ें, एपिडेमिक, पैंडेमिक, सारी चीज़ें आती हैं. तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट. कॉन्ट्रैक्ट फुल नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. बट बिकॉज फोर्स मेजर है तो इसको ब्रीच नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक जेन्युइन रीजन है, उसके कारण हम ये कॉन्ट्रैक्ट फुल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज. तो इट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो द राइट आंसर इज दिस, बी. सेकेंड एंड थ्री इज करेक्ट. यहाँ पे भी पूछा है करेक्ट. ऑलवेज रिमेंबर करेक्ट है, इनकरेक्ट है, एनसर्कल करना है तुरंत. सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, ये अक्सर न्यूज़ में है. सर्कुलर इकोनॉमी हमारे यहाँ कंजर्वेशन भी होता है, जैसे हम रिड्यूस, रिसाइकल, ये बात करते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको कंजर्वेशन एफर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं. इकोनॉमी सस्टेनेबल होनी चाहिए. तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या है. सर्कुलर इकोनॉमी जो होता है वो होता है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो रीस्टोरेटिव है और रीजनरेटिव इन नेचर है. मतलब जितना भी रॉ मटेरियल है ना वो फिर से कंज्यूम हो जाएगा. जैसे एप्पल का, जैसे एयर बुक, ये मैक है. ये मैक में जो इसका चेसिस होता है एल्यूमिनियम, एप्पल क्लेम करता है कि वो रीयूजेबल एल्यूमिनियम से हमने बनाया है. तो क्या हुआ, ये रिसाइकल हो गई चीज़ें. तो ये क्या हुआ, रीस्टोरेटिव हुआ, रीजनरेटिव हुआ. इकोनॉमी अगर ऐसी होती है कि हम रॉ मटेरियल का या यूज्ड प्रोडक्ट्स का फिर से रिसाइकल कर दें और नया प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करें, तो लॉसलेस हो जाता है वो, परपैचुइटी आती है. तो वो रीस्टोरेटिव और रीजनरेटिव इन नेचर हो जाता है. तो दैट इज दिस, ए. साइक्लिक बूम्स एंड रेसेशन, नो. क्लोज्ड इकोनॉमी, नो. सिस्टम जिसमें साइक्लिक कोरिलेशन होते हैं, ये सब बोगस है कंफ्यूज करने के लिए कि ये साइक्लिक है, सर्कुलर है, नो. क्लोज्ड है, सर्कुलर है, हम सोचेंगे ना गेस वर्क करना है तो ये क्लोज्ड है, दिस नो. इट इज बेसिकली दिस, ए. नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये जैसे एक जो फंड होते हैं ना, इनका पर्पज़ होता है एक जगह बहुत सारे पैसे आ जाएं और इस पैसे को हम अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ में रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस फंड से उस पैसे को यूज़ करेंगे. जैसे एक GEF होता है एनवायरनमेंट इकोलॉजी में, तो ऐसे ही एक नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में. अब यहाँ पे पूछा है करेक्ट आंसर. इट इज़ मेंट फॉर बोथ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड. ग्रीन फील्ड वो प्रोजेक्ट होते हैं जो जीरो स्क्रैच से स्टार्ट किए हैं. ब्राउन फील्ड वो होते हैं जो मतलब पहले थे, वहाँ पे कुछ रिपेयर वर्क हुआ है, अपग्रेड्स हुए हैं. तो हम डिफ्रेंशिएट क्यों करेंगे, हमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो लॉजिकली ये तो करेक्ट होगा ही होगा. अब अगर वन करेक्ट है मतलब ऑल ऑफ द अबव है. सो द राइट आंसर इज दिस, डी, सी. दैट इज वाई आई कीप ऑन सेइंग प्रेजेंस ऑफ माइंड. NIIF है. हम बताइए क्यों डिफ्रेंशिएट करें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में. डिफ्रेंशिएशन इज नॉट, our aim is to make this infrastructure, develop infrastructure. So ये करेक्ट है.
बट हमें सारे ऑप्शंस देखने चाहिए। इट विल इन्वेस्ट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग कंपनीज। यस, ये जो होती है नॉन दिस बैंकिंग, इनको भी ये फाइनेंस करेगा इस फील्ड में, बिकॉज ये क्या है, इन दी एंड फंड है, वॉलेट है, यहाँ से पैसा इधर आएगा। इट विल रेज फंड्स फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेज। अब इसका काम ही है फंड का, तो वो डिफ्रेंशिएट क्यों करे, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों जगह से वो फंडिंग रेज कर सकता है। सो द राइट आंसर इज दिस डी। ये है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसेज। बहुत सारे वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल है, तो इसके लिए ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसेज होते हैं। ये अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में। जब भी ऐसे दो स्टेटमेंट आए ना, तो इन दोनों में से एक तो गलत होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता वो इधर भी आ जाए और इधर भी आ जाए। तो ऑलवेज ऑप्शंस में ध्यान रखें कि जहां दो एक जैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, वो दोनों कभी ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे। जैसे जहां 1 एंड 2 दोनों लिखा होता है, उसको तुरंत एलिमिनेट करना है। एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टैब्लिश थ्रू गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो है ना, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू है, ये कंपनी एक्ट के थ्रू बना है। ये जो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दिस स्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज ट्रू, फोर्थ इज ट्रू। और इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये इसके अंदर नहीं है, फाइनेंस के अंदर नहीं है। ये काम जो है ये फाइनेंस के अंदर नहीं है, ये कॉर्पोरेट्स को देखता है। तो दिस इज SFIO है, ये इन्वेस्टिगेशन दैट इज अबाउट दिस कॉर्पोरेट एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो डी इज द राइट आंसर। ये है MCA 21। कोविड-19 से एम्फेसाइज हो गया है, बट गवर्नमेंट बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस पे एम्फेसाइज करें, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। तो MCA 21 क्या है, ये कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री, वो चाहती है कि जितनी भी गवर्नेंस रिलेटेड सर्विसेज हो वो एक प्लेटफॉर्म पे हो जाए। तो ये मिशन मोड में एक प्रोजेक्ट लेके आई थी। तो द थिंग इज दिस इज ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, ये एक ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट है। कोविड-19 हम डिजिटल पुश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज ए। सो दिस इज इकोनॉमी के अभी 5, टोटल हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। करंट अफेयर्स में हम आते हैं पोवर्टी। हमने आज एक रिपोर्ट देखा था, बिकॉज ऑफ कोविड-19 बहुत सारे जो फॉर्मल जॉब्स हैं, सैलराइड जॉब्स हैं, वो पुश हो गए हैं कोविड के कारण दिस पोवर्टी में। एक होता है दिस अपर, दिस इज मिडिल एंड दिस इज पुअर। इसके बाद जो होता है कोविड-19, तो बहुत सारा जो मिडिल क्लास होता है या मार्जिनल पोवर्टी होता है, वो पुश हो जाता है दिस पोवर्टी सेक्शन में। तो ये इन सब चीज़ों के लिए हमें एक लाइन ज़रूरी होती है जो हम ड्रॉ करें, आइडेंटिफाई करें दिस पोवर्टी लाइन को। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, बट अब गरीब को डिफाइन कैसे करोगे? तो वो जो चीज़ होती है उसके लिए कमिटीज़ आती है। अलग कमेटी आई, लकड़ावाला कमेटी आई, देन सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई, सी रंगराजन कमेटी आई 2014 में। तो इस तरीके से कमिटीज़ आती हैं। द थिंग इज ये सारे करेक्ट है। इन सब के बारे में यू शुड बी नोइंग 1 और 2 थिंग इन सारी कमेटी के बारे में। दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट, बहुत कम कमिटीज़ हैं ये, इनके बारे में यू शुड नो। देन ये 22 है ICJ। अभी फिर से काफ़ी न्यूज़ में होता है, केसेस हम जीत जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ दिस जस्टिस में, ICJ में। पाकिस्तान रिलेटेड अभी हमने कुछ केसेस यहाँ पे गए थे एंड वी वॉन दैट केस। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और एक होता है दिस ICC, इंटरनेशनल दिस CC, ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ICJ, दोनों में डिफरेंस है, रोम स्टैच्यू एंड ऑल। तो पहला स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है यूनाइटेड नेशन का। तो क्या ये पार्ट है यूनाइटेड नेशन का? ICC भी क्या पार्ट है? तो ICC तो नहीं है दिस यूनाइटेड नेशन बॉडी का प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी, बट जो ICJ है वो पार्ट है। तो 1 इज ट्रू, और 1 सब जगह भी लिखा हुआ है, तो ये ट्रू है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं जो 5 साल के टर्म्स के लिए होते हैं, ऑफिस बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ ये स्टेटमेंट गलत है, टर्म यहाँ पे करेक्ट नहीं लिखा है। जजेस आर नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ऐसा भी कोई बाइंडिंग नहीं है, जजेस फिर से री इलेक्ट हो सकते हैं। और ये 5 नहीं है, आई थिंक 9 है ये। तो 5 ईयर नहीं टर्म होता है दिस 15 जजेस का, ये ज़्यादा है। और ये री इलेक्शन भी हो सकता है। टेल मी ये 9 है या नहीं? दिस इज 5 ईयर्स नहीं है, और ये जजेस नॉट एलिजिबल है फॉर री इलेक्शन, दिस इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज दिस बी, ये केवल करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये ग्रैंड इथियोपियन रेनासा डैम है, जो रिवर है। अगर हम ये पूरा अफ्रीका का मैप देखें, तो ये जो रिवर है, यहाँ बहुत ज़्यादा रिवर वाटर शेयरिंग में, जैसे हमारा इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं, यहाँ पे इंटर कंट्री डिस्प्यूट्स हो रहा है। इजिप्ट है, सूडान है, देन इथियोपिया है,
और नीचे से ये रिवर आ रही है, दैट इज़ ब्लू नाइल रिवर। यहाँ डैम बनाना है, वाटर शेयरिंग में ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो है दैट इज़ ऑन दिस ब्लू नाइल रिवर, इसको लाइफलाइन बोला जाता है। दिस कायरो, इजिप्ट, ये सारे जो है ना, ये इस रिवर के बैंक में बने हैं और रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। सो दिस इज बी, ब्लू नाइल रिवर। ये आज है पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड अभी हमने न्यूज़ में भी आज मॉर्निंग में कवर किया था। दिस इज पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड हैज़ नॉट got exemption under this foreign contribution regulation, thus cannot receive foreign donation। अब ऐसा तो है नहीं, फॉरेन डोनेशन अगर वो लेना चाहते हैं, यहाँ लिखा है कैन नॉट रिसीव फॉरेन डोनेशन। अगर फॉरेन डोनेशन लेना चाहते हैं तो उनको हम स्टॉप क्यों करें? कोई लॉजिकल रीज़न है नहीं स्टॉप करने का। डोनेशन तो जहाँ से भी आए अच्छा है, कोविड-19 की फाइट है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता लॉजिकली। सो दिस इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। द राइट आंसर इज़ 2, 3। मैनी अ टाइम्स क्या होता है, हम सोचते हैं स्पीड से हम क्वेश्चन पेपर करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। लास्ट में से आपके 10 क्वेश्चंस बचे हैं और 5 मिनट्स ऑफ टाइम बचा है। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, ऐसा होता है, कॉमन है। उसमें ये जो ट्रिक्स होती है ना, जल्दी जल्दी कई बार वर्क कर जाती है। जैसे यहाँ देखा नॉट गॉट एग्जाम्शन है, हमने देखा, हमने इसको इमीडिएटली यहाँ पे टिक कर दिया कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स एट टाइम। Donation to PM Cares Fund will qualify to be counted as corporate social responsibility expenditure under Companies Act 2013। Yes, that is true। जो इसमें डोनेशन है वो CSR का जो है उसमें काउंट होगा। इट डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ RTI एक्ट। और साथ ही साथ जो कैग का ऑडिट है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये ट्रस्ट की तरह काम कर रहा है, तो कैग ऑडिट इज नॉट, मतलब नहीं होगा। RTI भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो द राइट आंसर इज दिस C। दिस इज C, 2 and 3, 2 and 3। देन 25th में प्राइम मिनिस्टर का जो इंडिपेंडेंस डे का स्पीच था, इस दिन का हमने काफ़ी अच्छे से न्यूज़पेपर में पूरा स्पीच कवर किया है। ये जो स्पीच है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो अपकमिंग एग्जाम है उस स्पीच में जो चीज़ें हाईलाइट है ना, यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस करंट अफेयर सेक्शंस में इस स्पीच से। स्पीच में उन्होंने बात किया था कंजर्वेशन का, एनिमल्स का, और वो दो एनिमल्स कौन थे? वो दो एनिमल्स थे दिस प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इनका मेंशन है, नो अबाउट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो ये 25th है, प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। दिस इज अबाउट पीएम केयर्स फंड। दिस इज इथियोपिया का रेनासा डैम, ICJ, दिस इज इंपॉर्टेंट, ICJ। ये है पोवर्टी, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग पोवर्टी की रखनी है। दिस इज MCA 21, दिस इज SFIO, दिस इज NIIF। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी। देन फोर्स मेजर, अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये। देन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स और ITCJ। ये मैपिंग है, आइलैंड्स। दिस इज अबाउट कंट्रीज रॉन्गली मैच्ड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इंटरटाइडल जोन। मैनग्रोव्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोन अम्फन के कारण मैनग्रोव ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया कोस्टल एरियाज को। ये है देन मोतीलाल नेहरू जी कमिटी। This is battle, this Plasi, battle Buxar, battle Panipat, very important। This is non-cooperation movement, vernacular press, classical languages। This is Lok Sabha। एंड ये है एपिडेमिक डिसीज एक्ट, ये है विड्रॉवल कंसोलिडेटेड नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ये है पुट्टा स्वामी जजमेंट राइट टू प्राइवेसी। ये फंडामेंटल राइट यहाँ पे माना गया है। सो दिस इज 19th of August 2020। Thank you so much for watching this video। Take care, study well and be safe।